हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी PW यूट्यूब चैनल, जहां पे हम भारतीय न्याय संहिता के इस सीरीज में डील कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। और आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस। इससे पहले की क्लासेस में हम आईपीसी वर्सेस बीएनएस का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम के ऊपर क्लास ले चुके हैं, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम की क्लास ले चुके हैं, डेफिनेशंस पर हम चीजें पढ़ चुके हैं, पनिशमेंट का एक अलग से लेक्चर पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन मतलब सामान्य अपवाद। जितना भी हमारा जनरल ऑफेंसेस हम जो भी पढ़ने वाले हैं, वेरेवर इन बीएनएस कोई भी ऑफेंसेस डिफाइंड है, उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर है। और हमेशा कहा जाता है कि अच्छा वकील बनना है तो आपको एक्सेप्शंस अच्छे से पता होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू सेव योर क्लाइंट, नॉट बिकॉज यू नो वेदर इज गिल्टी और नॉट, बट बिकॉज लॉ प्रोवाइड्स हिम सच एक्सेप्शन। लॉ ने ऐसे कुछ अपवाद की कैटेगरी में उस व्यक्ति को रखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी में आया तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, है तो वो ऑफेंस, बट उसकी लायबिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और आज की क्लास में हमें वही सारे जनरल एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। जनरल एक्सेप्शंस की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको इस बैच के पीडीएफ्स की नॉलेज में दे दूं, और बैच के एंड में तो मैं फिर से आपको बताऊंगी ही, क्योंकि ऑलवेज आईसी की कमेंट सेक्शन में बच्चे हमेशा ही पूछते हैं कि इन सेशंस की पीडीएफ कहां से मिलेगी हमको। तो बीएनएस की जो कंप्लीट आपको सीरीज की एक एक क्लास की पीडीएफ क्लास वाइज, या जिसमें कहूं क्लास वाइज जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको पीडब्ल्यू ऐप से। कहां से मिलने वाले हैं? ये आपको मिलेगा पीडब्ल्यू के ऐप से। और बहुत जरूरी है कि पीडब्ल्यू के ऐप पर जाकर आप ये बैच जरूर एनरोल कर लें। ये बैच आपको वहां पे इसी फोल्डर के फॉर्म में मिलने वाला है, इसी लुक में आपको मिलने वाला है, जहां पर आप जाके इसको फ्री एनरोल करेंगे। कोई पैसा डिडक्ट नहीं होने वाला है, आप इसको फ्री एनरोल करेंगे। वहां पे सारे के सारे लेक्चर्स आपको चाहिए तो आप ऐप में भी दे सकते हैं, और यूट्यूब पर तो प्लेलिस्ट में है ही आपके पास। चल स्टार्ट करेंगे आज का सेगमेंट। जनरल एक्सेप्शन पहले आप लोग आईपीसी में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ते थे, और मैं कहूं तो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट फेवरेट सेगमेंट जो फॉल करता है वो है जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शन जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं बेटा, प्री में अगर ये जनरल एक्सेप्शंस आ गए तो आप चुटकियों में कर लोगे, मेंस में आ गया तो भी चुटकियों में कर लोगे, क्योंकि इसका आंसर लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड दैट मीन्स के लिए आप साथ साथ में अच्छे केस लॉज भी लिखें। ठीक है, केस लॉज के लिए बीएनएस का या जो भी और भी मेजर सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उनका मैं अलग से आपके लिए सीरीज जरूर लेके आने वाली हूँ। ठीक है, केस लॉज का एक अलग से सीरीज करें, क्योंकि क्लास में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस सीरीज में चाहूंगी कि हम फैक्ट्स भी डिस्कस करें, इश्यूज भी डिस्कस करें, और उसके जजमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो प्री है, मेंस है, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट रहता है कि मेंस में इस जनरल एक्सेप्शन का आपको जजमेंट राइटिंग में इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं जजमेंट राइटिंग में वो कहीं एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, आपने ट्राई करके उसको कन्विक्ट कर दिया, तो रीजनिंग में भी आपको ये पर्टिकुलर जनरल एक्सेप्शन का पॉइंट लिखना पड़ेगा। बीएसए जो पढ़ोगे उसमें सेक्शन नंबर जितने भी आपके जनरल एक्सेप्शंस के डील करते हैं उसका हवाला देते हुए आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे हम इस पर्टिकुलर जनरल एक्सेप्शन का उसको बेनिफिट दे रहे हैं। तो कितने सारे जनरल एक्सेप्शन है? काफी सारे हमारे पास जनरल एक्सेप्शन है, जिसमें से मिस्टेक आता है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है, गुड फेथ, कंसेंट एंड डिफेंस जो कि एंड में आता है, माइनर का एक्ट है, अनसाउंड माइंड का है, नेसेसिटी है, एक्सीडेंट वगैरह है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, थ्रेट के अंदर एक्ट किया, गुड फेथ में कोई एक्ट किया है, और जहां पर कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं चाहिए, दैट मींस स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रखा है, जहां पर कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, दैट इज ए जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंट विद कंसेंट, डिफेंस या ट्रिफलिंग हार्म्स। इसमें बेटा कभी भी इंटेंशन नहीं होता है। दो चीजें ध्यान रखना, जब भी आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ोगे तो आपको ये दो वर्ड्स दिखेंगे, है ना, मतलब चीज तो एक ध्यान रखनी है, वर्ड्स दो हैं, एक तो वर्ड इंटेंशन और दूसरा वर्ड है हमारा नॉलेज। ये दो वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से गौर से देखना है। क्या कोई पर्सन का इंटेंशन है किसी को हार्म कॉज करना, या किसी का नॉलेज है कि उसके ऐसे एक्ट से हार्म कॉज हो जाएगा? बस इसी को मद्देनजर रखते हुए हम किसी पर्सन की लायबिलिटी को डिसाइड करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है व्हेन द पर्सन ऑलरेडी नोस कि ये चीज करने से किसी पर्सन को नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है, ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, स्टिल वो एग्जामिशन में कैसे आएगा ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है। जनरल एक्सेप्शंस है कहां? आईपीसी में बेटा आपको 76 से लेके 106 तक दिया जाता था, यहाँ पे आपको 14 से लेके 44 तक दिखने वाले हैं। अच्छा, इसमें भी ये ध्यान रखना है, नॉट जस्ट दिस, बट इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर और क्या आता है आपको, प्राइवेट डिफेंसेस भी आता है। प्राइवेट डिफेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, अगली क्लास में, लेकिन इस क्लास में जनरल एक्सेप्शन का एक हिस्सा डिस्कस करेंगे, प्राइवेट डिफेंसेस नेक्स्ट क्लास में।
अब ये बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है, ये सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि मेंसेरिया का एब्सेंस है. यू सी द एब्सेंस ऑफ मेंसेरिया. Menseria, as we have already discussed, it is nothing but a guilty mind. Guilty mind means bad intention, malified intention. ये चीज नहीं है यहाँ पे. और हमने हमेशा पढ़ा है कि actus serous के साथ साथ मेंसेरिया होना जरूरी है. तो जब भी आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे, you will realize कि actus serous है वहां, बिल्कुल है, कोई एक्ट हो रहा है, इसीलिए तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में जा रहा है. बट व्हाट इज एब्सेंट इज, यहां पर आपका मेंसेरिया एब्सेंट है. दिस इज एब्सेंट, दिस इज प्रेजेंट. और क्योंकि क्राइम के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स एक साथ फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए वो एग्जेम्पशन में आता है. आपका आशय नहीं था, आप वो चाहते नहीं थे, आपने वो प्लान अप नहीं किया हुआ था, इसीलिए वो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है. Where a person is accused of an offense, the burden of proving the existence of circumstance bringing the case within the exception lies on the accused person. आप ये by the virtue of section number 105 of इंडियन एविडेंस एक्ट में तो पढ़ते ही हैं. बीएसए में जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है हम डील करेंगे उसको भी, इंडियन एविडेंस एक्ट को भी डील करेंगे. तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है, अक्यूज पे रहता है. इफ यू वांट टू टेक द डिफेंस स्टेटिंग दैट माय केस फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शंस ऑफ बीएनएस एज वेल एज एनी अदर स्पेशल लॉ, तो वो किस पे जाएगा, वो अक्यूज पे जाएगा. बर्डन आप प्रूफ कीजिए, आपको बेनिफिट चाहिए तो ये प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं करेगा. ठीक है. जनरली प्रोसिक्यूशन के ऊपर, अच्छा सुनो, क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ की बात करूं मैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली लाई किस पे करता है, ऑन होम डज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज. बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है आपका प्रोसिक्यूशन पे. यस, प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा दैट अक्यूज इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस. वहीं पर मैं अगर सिविल लॉ की बात करूं, तो सिविल लॉ में किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, पेटिशनर. क्यों रहता है पेटिशनर में, अब इन दोनों ही पार्टीज को अच्छे से ऑब्जर्व करो. ये दोनों ही पार्टीज कौन है, दीज बोथ पार्टीज आर नोबडी बट द वन हु फाइल्स अ केस. जो केस फाइल कर रहा है ना, वही पार्टी है यहाँ पे. तो जो फाइल करेगा केस, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा. तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा दैट द ऑफेंडर हैज कमिटेड द ऑफेंस. एंड क्रिमिनल लॉ में आपको हमेशा और हमेशा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके केस को प्रूफ करना पड़ता है. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, 100% आप प्रूफ कीजिए दैट अब उसकी इनोसेंस में 1% भी गुंजाइश नहीं है. जबकि सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जब प्रोबेबिलिटीज बैलेंस हो जाओ, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, नहीं ज्यादा इसकी होगी ना, यस, जो वेट में ज्यादा है वो वेट नीचे होगा. तो जिसकी बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो पर्सन के फेवर में केस चला जाएगा. मतलब 50-51% ऐसा मामला. ओके. सो बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो केस है वो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता था. लेकिन 105 का इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि आपको अगर एक्सेप्शन का बेनिफिट चाहिए तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा. नाउ जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग मिस्टेक पढ़ने वाले हैं. सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 17. 14, 15, 16, 17. 14 and 17 मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ. इज इट? क्या हम बाकी कह सकते हैं कि सेक्शन नंबर 14 आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट से डील करता है एंड सेक्शन नंबर 17 आपका मिस्टेक ऑफ लॉ से डील करता है. क्या हम ये कह सकते हैं? अगर आपको लगता है यस मैम हम कह सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं. क्योंकि दोनों ही सेक्शन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है और दोनों ही सेक्शन मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करता है. ऐसा नहीं है कि आपका सेक्शन नंबर 17 मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करता है और आपको मिस्टेक ऑफ लॉ एज अ डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है. नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस. इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेड, जबकि इग्नोरेशिया फैसिट एक्सक्यूसेड. दैट मींस जो फैक्ट की गलती है, तथ्य की जो भूल है वो क्षमनीय है, उसके लिए आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए नहीं. देन हाउ कैन यू से कि सेक्शन नंबर 17 जो है मिस्टेक ऑफ लॉ से डील करता है? कतई नहीं, कभी नहीं. हमेशा और हमेशा दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट से डील करते हैं. पर मिस्टेक ऑफ लॉ को उसमें क्या बोला कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए. अभी देखेंगे सेम भाषा शैली यूज कर रखी है. तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक पर्सन खुद को बाउंड समझता है कि लॉ मुझे बाउंड करता है, एंड सेक्शन नंबर 17 में, इसको हटाओ, सेक्शन नंबर 17 में वो पर्सन स्वयं को जस्टिफाइड समझता है कि मैं जो कर रहा हूं लॉ के अनुसार जस्टिफाइड है. लॉ मुझे ये चीज करने के लिए अलाउ करता है.
जबकि 14 में द पर्सन इज अंडर एन इंप्रेशन दैट इफ आई डू नॉट डू दिस थिंग आई विल बी हेल्ड लायबल। पुलिस ऑफिसर बेटा अरेस्ट करना पड़ेगा, सर्च वारंट निकला हुआ, ही इज बाउंड टू अरेस्ट द पर्सन, ही इज बाउंड टू मेक दैट पर्सन और ही इज बाउंड टू मेक द अरेस्ट एंड हैंड ओवर द पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट के सेकंड पार्ट दैट इज सेक्शन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो उसमें वो स्वयं को जस्टिफाइड समझते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू सी एनी पर्सन बीइंग बीटन अप, देख रहे हो झगड़ा हो रहा है या उसको कोई मार रहा है, तो आपको भी ये लगेगा ना कि मुझे लॉ ने प्राइवेट डिफेंस का राइट प्रोवाइड किया है, आई शुड रन, आई शुड सेव दैट पर्सन। यू आर गोइंग, यू आर सेविंग दैट पर्सन, व्हाई यू आर सेविंग दैट पर्सन, आर यू बाउंड? नो, यू कुड हैव इजीली इग्नोर्ड इट। even if you ignore it, no particular liability will be imposed on you. But if you go and interfere in that particular fight, why do you interfere? With the impression that if you try to protect that person or if you try to take private defense for that person, you are justified. Law आपको इस चीज के लिए अलाउ करता है और यही कहता है सेक्शन नंबर 17। अब देखो सेक्शन नंबर 14 और 17 का लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड। या तो वाकई बाउंड है लॉ के द्वारा तब वो एक्ट कर रहा है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वो ये सोचता है कि मैं लॉ के द्वारा बाउंड हूं ये चीज करने के लिए। सर्च वारंट दिया पुलिस ऑफिसर को, बोला गो एंड अरेस्ट बी। अब बेटा बी की जगह वो सी को अरेस्ट कर लाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसने बी को सी समझ लिया तब जब वो ऐसा एक्ट कर रहा था जो कि लॉ ने उसको बाउंड किया। करना पड़ेगा अधिकारी साहब, आपको ये पर्टिकुलर एक्ट करना पड़ेगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी चीज ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी। नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस ही नहीं है। विच इज डन बाय अ पर्सन, ठीक है, हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं, विधि की भूल के कारण नहीं, तथ्य की भूल के कारण, इन गुड फेथ सद्भावपूर्ण में, he believes himself to be bound by law. He thinks that he is bound, and we have already studied under definition that when a person is bound by law, anything which is illegal in him to omit is said to be a person legally bound to do that thing. Simple. Section number 17. Act done by a person justified or under mistake of fact, बिलीव करता है कि मैं जस्टिफाइड हूं। वहां या तो बाउंड है या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वो समझता है, बिलीव करता है, भरोसा रखता है कि मैं बाउंड हूं, और यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में इस चीज में विश्वास रखता है कि मेरा ये एक्ट करना जस्टिफाइड है। बेटा जस्टिफाइड युक्ति युक्त है, रीजनेबल है। बाउंड मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो तलवार अपने गले पे लटक जाएगी। बराबर। अब देखो इसकी लैंग्वेज पढ़ो, सेम डिट्टो लैंग्वेज दिख रही, फर्क कहां दिखेगा मैं आपको बता दूंगी। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन, ठीक है, हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। लॉ के अनुसार बिल्कुल सही है। यू कैन टेक प्राइवेट डिफेंस ऑफ एनीबॉडीज प्रॉपर्टी, एनीबॉडीज बॉडी, योर बॉडी, ठीक है। हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वर्ड लिखा, ठीक है, यहां पे भी और था, ठीक है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ। यहां पर भी देखो सेम बोला, नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। खुद में इस चीज का भरोसा रखता है, बिलीव करता है, विश्वास रखता है, नॉट भरोसा, विश्वास रखता है दैट मैं ये चीज करने के लिए जस्टिफाइड हूं। भले ये मैंने आगे पीछे यहां लिखा है, वो तो चलो डायग्राम की वजह से लिखा है, लेकिन ध्यान रखना इग्नोरेशन, फैसिट, एक्सक्यूसेड। तो फैक्ट की जो भूल है वो एग्जाम्पशन में आती है, लॉ की भूल कभी भी एग्जाम्पशन में नहीं आती है। और दोनों ही सेक्शंस इस चीज को ही बोलते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एग्जाम्पशन, ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, ये एक डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस को जरूर पढ़ेंगे। चलेंगे हम सेक्शन नंबर 14 के, ये कुछ इलस्ट्रेशन है। 17 आर वर्सेस प्रिंस, इसका एक लैंडमार्क केस है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने इंटेंशन की बात की थी। 14 years old बच्ची को लेकर जाता है, saying that I was under an impression, rather the girl admitted the fact that she was under the age of, she was of 18 years of age. He had no intention, Mr. Prince had no intention to kidnap, rather किडनैपिंग के लिए इंटेंशन की जरूरत भी नहीं है, therefore he was held liable। उसके बाद आर वर्सेस टॉल्सन का केस पड़ा था जहां हमने बोला बाइगैमी के लिए इंटेंशन की जरूरत नहीं है। गुड फेथ में अगर उसने दूसरी शादी की है अंडर द इंप्रेशन दैट हर हस्बैंड इज डेड एंड नॉट हर्ड for 7 years, for 7 continuous years, then if she marries, तो यहां पर ऑफेंस नहीं बनता है, ठीक है।
जुडिशियल एक्ट, जाहिर सी बात है ये सेक्शन आप स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जजेस बनने वाले हैं एंड उम्मीद करती हूँ और पूरी ईश्वर को यही कामना रहेगी और ईश्वर को यही प्रार्थना रहेगी कि जो भी स्टूडेंट शिद्दत से मेहनत कर रहा है, सच्चे मन से, अपने डेडिकेटेड भाव से अगर वो मेहनत कर रहा है तो आप जल्द ही जजेस बने। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 16 जो कि जुडिशियल एक्ट की बात करता है, दोनों ही सेक्शन में यू विल सी समवेयर जुडिशरी का रोल है। Section number 15 is exclusively for judges and section number 16 exclusively those people who are working or doesn't act in pursuance of the order from these authorities. कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत उसके पर्सुएंस में आप कुछ भी काम करते हो वो बेटा कभी भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं जाने वाला है, वो कभी भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं जाने वाला है। ठीक है, एक मिनट देंगे। बराबर। तो सेक्शन नंबर 15 बोलता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। रिमेंबर दिस थिंग, जज इज आल्सो अंडर एन इंप्रेशन दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग आई एम अलाउड। गुड फेथ में वो एक्ट करता है और उसको लगता है कि मुझे ये लॉफुल पावर्स दे रखी है, मुझे ये लॉफुल पावर्स दे रखी है। ही बिलीव्स इन गुड फेथ दैट दीज पावर्स आर गिवन टू हिम बाय द लॉ, देन ही एक्ट्स। तो इट इज नॉट एन ऑफेंस। एंड सेक्शन नंबर 16 में व्हेनेवर द पर्सन इज डूइंग एन एक्ट अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर ऑर्डर्स हो सकता है, गुड फेथ में ये बिलीव करता है दैट ये पर्टिकुलर जो उसको चीज है, ये पर्टिकुलर चीज उसको कोर्ट के द्वारा प्राधिकृत करती है वो पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए, तो कभी भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेक्शन नंबर 15 पढ़ेंगे। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज। जज साहब कोई भी ऐसी चीज करते वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगी व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा था, जज की डेफिनेशन में पढ़ा था, कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन में पढ़ा था। जुडिशियल एक्ट करना जरूरी है। जुडिशियली मींस व्हाट? ऑल द पावर्स दैट आर गिवन टू हिम एज अ जज। इन्वेस्टिगेशन का पावर, वो वारंट जारी कर सकते हैं आप, इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शंस दे सकते हैं, ट्रायल कंडक्ट की जा सकती है, इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है, अपील को डिसाइड कर सकते हैं, रिव्यू रिविजन पिटीशंस देख सकते हैं। तो जब वो अपने जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स, वो जुडिशियल एक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पावर्स दे रखा है, विच इज, या तो वो वाकई में, या फिर विच ही इन गुड फेथ, या फिर वो गुड फेथ में बिलीव करता है दैट इट इज गिवन टू मी बाय लॉ। वो इस चीज में विश्वास रखता है कि मुझे लॉ ने ये पर्टिकुलर चीज करने को दी है, मैं ये पर्टिकुलर चीज कर सकता हूं। गुड फेथ में बिलीव करे। यू विल सी दिस कि हमने गुड फेथ का वर्ड मैक्सिमम जगह आपके जनरल एक्सेप्शन में पढ़ा है और उसके बाद आप कहीं मैक्सिमम जगह पढ़ेंगे तो दैट इज योर डेफर्मेशन का ऑफेंस। 356 में आप सारे के सारे 10 के 10 एक्सेप्शंस में वर्ड गुड फेथ देखेंगे, या फिर कहीं पर वर्ड आपको ट्रू इंप्यूटेशन दिख जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, A is a judge, punishes B with the death penalty. A is not liable for the murder because he is protected under section 77, that is section number 15 of BNS. उसको ये महसूस होता है, महसूस मतलब बिलीव करता है, विश्वास रखता है इस चीज में कि लॉ ने मुझे पावर दिया है, मैं इसको डेथ सेंटेंस दे सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज योर सेक्शन नंबर 16. Act done pursuant. Pursuant means in furtherance to the judgment or order of the court. Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order. Warranted means which permits you. Order किसका आ रहा है? कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेरी नेसेसरी, डेफिनेशन से इसको याद रखना है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या बोल रखा है, क्या बोलता है और कहां बोल रखा है। इफ डन, इसका मतलब होता है while. ओके, while such judgment or order remains in force. बहुत जरूरी है, ये फोर्स में होना चाहिए, इफेक्ट में होना चाहिए। ऐसे नहीं इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई और आपने इसको अब जाके एग्जीक्यूट कर दिया। फोर्स मींस वैलिडिटी पीरियड, नॉट द फोर्स विच इज डिफाइंड अंडर योर ऑफेंसेस वाले प्रोविजंस। फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, वो वाला फोर्स नहीं है। मोशन, चेंज इन मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन वाला फोर्स नहीं है, ये वो वाला बल नहीं है। दिस मींस इफेक्ट में है, वो अभी प्रभाव में है, वो पर्टिकुलर ऑर्डर इज एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। नॉटविथस्टैंडिंग द कोर्ट में हैव हैड नो ज्यूरिसडिक्शन टू पास द जजमेंट और ऑर्डर। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास इतनी कॉम्पिटेंसी थी, इतनी अथॉरिटी थी वो जजमेंट या ऑर्डर पास करने की या नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स द कोर्ट हैड द ज्यूरिसडिक्शन। जो पर्सन एक्ट कर रहा है बेटा वो ये बिलीव करे गुड फेथ में कि जिस भी पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमें ये पर्टिकुलर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को दिया है वो क्या है, वो ऑथराइज है। अगर वो ये चीज बिलीव करता है और उसके बाद वो पर्टिकुलर एक्ट उस पर्सुएंस में करता है, इट विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस।
एक्सीडेंट, सेक्शन नंबर 18। व्हाट इज एन एक्सीडेंट? जनरली हम बोलते हैं ना, अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, उसको लग गई। जरूरी नहीं कि सिर्फ वही एक एक्सीडेंट हो, और भी बहुत सारी चीजें एक्सीडेंट में आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग स्कूल में हुआ करते थे, असेंबली में खड़े हैं, धक्का मुक्की हो जाए किसी को, वो भी एक तरीके का एक्सीडेंट ही है। क्यों? उसमें दो चीजें हैं, ना तो आपका क्रिमिनल इंटेंशन है, ना ही आपका क्रिमिनल नॉलेज है। प्रेयर करना लॉफुल एक्ट है, सब लोग लाइन में खड़े कर रहे हैं, मैनर लॉफुल है, लॉफुल मीन्स के थ्रू कर रहे हैं, सभी लोगों के डायरेक्शंस के अंतर्गत कर रहे हैं आप। ऐसा एक्ट करते हुए कोई चीज हो जाए जो मिस फॉर्च्यून हो जाए, आपको पता ही नहीं था। मुझे क्या पता था पीछे से इतनी तेज बॉल आएगी कि मैं किसी के अंदर घिर जाऊंगा और उसके सर पे जाके लग जाएगी। दिस इज अ मियर एक्सीडेंट। ओके, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट, टर्म क्या दे रखा है? लॉफुल एक्ट। 3 कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये मेंस में नहीं लिख के आए बेटा, नंबर कट जाएंगे। क्या हो जाएगा? नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है ये? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून या एक्सीडेंट के द्वारा की गई कोई भी चीज ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी, एंड विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। ना तो आपका ऐसा क्रिमिनल इंटेंशन है, ना ही आपका ऐसा क्रिमिनल नॉलेज है। किस चीज का क्रिमिनल इंटेंशन है, किस चीज का क्रिमिनल नॉलेज नहीं है? ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय अ लॉफुल मीन्स। लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, लॉफुल मैनर में कर रहे हैं, या लॉफुल एंड लॉफुल मीन्स। रिमेंबर, ये तीनों चीजें होनी जरूरी है। एक्ट लॉफुल कर रहे हो, अगर एक्ट ही अनलॉफुल कर रहे हो तो ये डिफेंस नहीं मिलेगा। इट इज वेरी नेसेसरी। गाड़ी चला रहे विदाउट सीट बेल्ट चला रहे बेटा, विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं, चोरी की गाड़ी चला रहे, कैसे मिलेगा इसका एग्जाम्पशन? लॉफुल एक्ट ही नहीं है। सो इट इज वेरी नेसेसरी व्हाइल यू आर ड्राइविंग, और उसको एक्सीडेंट का लुक देने के लिए, या मैं कहूं कि एक्सीडेंट के एक्चुअल एग्जाम्पशन में फॉल करने के लिए एक्ट लॉफुल होना चाहिए। सीट बेल्ट नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगाया, इट इज नॉट अ लॉफुल एक्ट। इट इज नॉट अ लॉफुल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट तक कहता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर, तरीका आपका लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मीन्स दैट इज ऑल दोस मीन्स एंड ऑल द रिसोर्सेज एंड सोर्सेज दैट यू हैव एम्प्लॉयड, वो लॉफुल होने चाहिए। और वो करते वक्त भी प्रॉपर केयर एंड कॉशन है आपके पार्ट पे। दैट मीन्स ये गुड फेथ बता रहा है। गुड फेथ में पढ़ चुके ना, वहां पे प्रॉपर केयर एंड अटेंशन पढ़ा था। मैं वर्ड अटेंशन इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जिसने डेफिनेशन का लेक्चर देखा वो जान जाएगा कि मैंने वर्ड यहां पे अटेंशन क्यों बोला है। ठीक है, वर्ड यहां पे प्रॉपर केयर एंड कॉशन है, वहां पे प्रॉपर केयर एंड अटेंशन वर्ड है। नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ where the act is not done with proper care and attention is the definition of good faith। यहां पे proper care and caution है, मतलब सावधानी बरतनी आपकी आवश्यकता थी उस वक्त। A is at work with a hatch, the head flies off and kills the man who is standing by। अब यहां पर A की अगर जिम्मेदारी नहीं है किसी का ध्यान रखने की, जहां पर उसने कोई प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ इट, दिस इज एन एक्सक्यूजेबल एक्ट एंड नॉट एन ऑफेंस। एक्ट ऐसा होना चाहिए जहां पे प्रॉपर केयर एंड कॉशन का कैटेगरी वो चीज आए उसमें। नेक्स्ट इज नेसेसिटी। अब यहां पे 2 एलिमेंट्स फिर से हमें याद रखने, जैसे हमने बोला बेटा एक्सीडेंट में ना तो क्रिमिनल इंटेंशन चाहिए, ना ही आपको क्रिमिनल नॉलेज चाहिए, दोनों की आवश्यकता नहीं है। यहां पर उन्होंने बोला आपको नॉलेज है, you have the knowledge but you do not hold a criminal intention। और एक्सीडेंट में क्या पढ़ा? एक्सीडेंट में पढ़ा ना तो नॉलेज है ना ही क्रिमिनल इंटेंशन, कोई भी नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं है एक्सीडेंट के कैटेगरी में। नेसेसिटी में यू बेसिकली नो, आर वर्सेस डुडले का जब आप केस पढ़ते हो तो उसमें आपको पहले से पता है द पर्सन नो व्हाट ही इज डूइंग, बट सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो छोटा हार्म नहीं किया जिसकी जानकारी हमको है तो बड़ा हार्म हो जाएगा। So in order to save the greater harm, it is necessary that we commit a particular smaller harm। यही उद्देश्य है इसका, जो पहले सेक्शन नंबर 81 में हुआ करता था, अभी भी सेक्शन नंबर 81 ऑफ आईपीसी में है। 18, it is 19। प्लीज नोट डाउन बच्चे। ओके, जस्ट अ मिनट, कुछ पीपीटीज जो है आपकी एडिशनल आ चुकी है। चलो, दिस इज योर सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19, ठीक है। एलिमेंट्स देखें जरा।
act likely to cause harm but done without criminal intention and to prevent other harm. Other harm itself means the greater harm. कैसा होना चाहिए? ये greater harm होना चाहिए. It says nothing is an offense merely by the reason of its being done with the knowledge. कोई भी चीज आपके ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ जाएगी अगर आपने नॉलेज के साथ किया है, that it is likely to cause harm. If it is done without the criminal intention. ये नॉलेज तो है कि हार्म लाइकली है, लेकिन बिना इस क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया है कि हम किसी को हार्म कॉज करना चाहते हैं. ये हमारा क्रिमिनल इंटेंशन था ही नहीं. एंड डन ऑल्सो इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग द अदर हार्म टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी. किसी और पर्सन या प्रॉपर्टी को कोई अदर हार्म से बचाने के लिए अगर हम वो एक्ट कर रहे हैं जिसका नॉलेज हमको है बट वी डू नॉट होल्ड एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू हार्म एनी अदर पर्सन, वो नेसेसिटी की कैटेगरी में आ जाएगा और सीधा आएगा आपके एग्जेम्पशन के पॉइंट में. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. एक्ट ऑफ माइनर बहुत ही सिंपल से और आप सभी के फेवरेट सेगमेंट है. एक है सेक्शन नंबर 20, एक है सेक्शन नंबर 21. 20 बोलता है बिलो 7 ईयर्स, 7 साल से कम उम्र का व्यक्ति है तो ये किस में चला जाएगा? डॉली इनकैपेक्स में चला जाएगा. सिंपल, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स. एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है. कैसा एग्जेम्पशन है बेटा? एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है. नो अगर मगर किंतु परंतु, तुरंत 7 साल से कम उम्र है, जाइए घर जाइए. लेकिन सेक्शन नंबर 21 बोलता है 7 to 12 ईयर्स के एज में हम 2 पैरामीटर्स हमको लगाने पड़ेंगे. 2 पैरामीटर्स लगाने के बाद हम देखेंगे कि वाकई यहां किसी पर्सन की लाइबिलिटी बनती भी है या नहीं बनती है. तो यहां पर इट विल कंप्लीटली डिपेंड, लाइबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. इट विल डिपेंड अपॉन द मैच्योरिटी. एक पर्सन के मैच्योरिटी लेवल पर डिपेंड करेगा, उसको कितनी समझ है और किन चीजों की समझ है. ये सेक्शन नंबर 21 में दे रखा है. सुनना अच्छे से. मैं 2 वर्ड्स को हाईलाइट कराऊंगी क्योंकि यही वर्ड्स हमको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से एंड इंटॉक्सिकेशन से कंपेयर करना होगा. ठीक है, इट सेज नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव द 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो द 12 ईयर्स ऑफ एज, 7 से 12. हु हैज नॉट अटेन्ड, जिसने क्या नहीं अटेन किया है? सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड टू जज द नेचर. पॉइंट नंबर ए, जिसको अपने एक्ट के नेचर का नहीं पता, उसको यह नहीं पता कि जो वो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो उसके फायदे के लिए, वो उसके नुकसान के लिए, ये उसको समझ नहीं है अगर. एंड सेकंड बी पॉइंट, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन. जब वो काम कर रहा है इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द एंड रिजल्ट ऑफ दिस थिंग. ये मेरे लिए कितना नुकसानदायक, हानिकारक होने वाला है. एक बात बताओ, अगर 10 साल का बच्चा किसी को चाकू मार के तुरंत वहां से भाग जाए, दैट मीन्स ही हैज अ मैच्योरिटी लेवल. ही नोस कि अगर वहां खड़ा रहा पकड़ा जाऊंगा और थाने में बंद कर देंगे, मुझे सजा मिल जाएगी. लेकिन अगर वो चाकू मार के वहीं पर बेटा खेल रहा है, ही इज क्लैपिंग इट, ये मैंने एक भूत को मार दिया और डर भी नहीं रहा है, दैट इटसेल्फ मीन्स फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ये शो करते हैं कि बच्चे में इतनी मैच्योरिटी लेवल है ही नहीं. वरना कौन बेटा अपराध करने के बाद वहां रुकेगा? एवरीबडी, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वहां से स्कैर्ड होके वो जाएगा ही जाएगा कि कोई अपराध हो चुका है अपने हाथ से. ठीक है, तो 2 चीजों का ध्यान रखना है. एक तो उसे नेचर नहीं पता है, प्रकृति नहीं पता है, और दूसरा उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ने वाला है. चलेंगे आगे. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, विकृचित व्यक्ति जो होता है जिसको समझ नहीं है. ऐसे तो बहुत सारे अनसाउंड माइंड पर्सन हैं, बट क्या हम हर सिचुएशन में बोल दें कि अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो डिफेंस मिलेगा? नो, ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस. एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस उस पर्सन का माइंडसेट कैसा था? एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस वॉज ही ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ही उसको डिफेंस मिलेगा. हो सकता है ऐसे तो बेटा रात को अनसाउंड माइंड का हो जाता है और सुबह में एकदम ठीक हो जाता है, 4 घंटे दौरे पड़ते हैं, बाकी 20 घंटे एकदम सही है. 20 घंटे के दौरान अपराध किया, इट विल नॉट अमाउंट टू और इट विल नॉट exempt him from any liability. सेक्शन नंबर 22 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है. बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु, मार्क करो,
एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, वो अपराध करते वक्त बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसको हम सीधा सीधा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस के साथ डील कर सकते हैं? सेक्शन नंबर 11 एंड 12, क्योंकि 11 आपको बताता है हु इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड 12 आपको अनसाउंडनेस के बारे में बताता है। अगर वो ओकेजनली अनसाउंड है तो जब वो जनरली साउंड माइंड का होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। ठीक है, चल, तो बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग, वहां पर इमेच्योर है, मैच्योरिटी की बात थी सेक्शन नंबर 21 में। यहां क्या बोला? ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग दी, नोइंग व्हाट? नेचर। ठीक है, वहां पे भी फर्स्ट पॉइंट नेचर था एंड सेकंड वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस था। यहां पे क्या बोलता है? दैट ही इज और व्हाट ही इज डूइंग इज व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। ये भी कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस में, लेकिन एग्जाम में आपको मेंस में ये लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी जो यहां लिखा है। अपनी मर्जी से लैंग्वेज वहां चिपका दी तो समस्या भारी हो जाएगी। ठीक है, अगर वो इनकेपेबल है एक्ट का नेचर जानने के लिए, या उसको ये नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है या रॉन्ग टू द लॉ है, विधि विरुद्ध है या विधि से थोड़ा गलत कर रहा है, वो अगर उसको ये समझ की कैपेसिटी नहीं है, केपेबल नहीं है, तो हम बोलेंगे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है यहां पे, और उसको यहां पे क्या मिलेगा? उसको यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन दो तरीके के होते हैं बेटा, एक तो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन होती है, दूसरी इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन होती है। अगर मैं बात करूं वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की, जो कि आपके सेक्शन नंबर 24 में डील करता है, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन आपके सेक्शन नंबर 23 में कवर करता है। ध्यान रखेंगे आप कि जब भी हम इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं तो इंटॉक्सिकेशन सेक्शन तो दोनों ही मेंशन करता है, लेकिन एग्जेम्पशन के रूप में सिर्फ और सिर्फ आपको इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन दे रखा है। एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन मिलेगा, वॉलेंट्री में कभी नहीं मिलेगा। बट इफ यू सी द लैंग्वेज, यहां पे तो नथिंग विद से स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये थोड़ी टेढ़ी लैंग्वेज है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हूं कि जब भी आप सेक्शन नंबर 23 एंड 24 पढ़ते हैं, या फॉर दैट पर्पस आईपीसी का सेक्शन नंबर 85 या 86 पढ़ते हैं, उस मामले में दोनों ही सेक्शन एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की कहीं अनकहीं आधी अधूरी बात को सपोर्ट करते हैं। ये सेक्शन जो है बेटा सेक्शन नंबर 23 इसको सपोर्ट करता है, एंड इवन दिस सेक्शन आल्सो सपोर्ट्स दिस। ये वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करता है जब आप इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, और वो भी इसके साथ पढ़ते हैं। तो पहले इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन पढ़ते हैं। क्या होता है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन? जो कि अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेट नहीं हुआ है, किसी और ने उसको कोई चीज एडमिनिस्टर की है। दो वर्ड्स मैं आपको यहां पे दूंगी और दोनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, चाहे वो सेक्शन 23 और 24 हो, क्योंकि एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा। एक तो है अगेंस्ट हिज विल एंड दूसरा है विदाउट कंसेंट। फर्क है ना दोनों में? बोलो हाँ कि ना? विल के अगेंस्ट एंड कंसेंट के बिना। विल के अगेंस्ट मतलब ही नोज कि मुझे कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, लेकिन जबरदस्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ के हाथ पकड़ के उसको ये चीज खिलाई पिलाई जा रही है। एंड दूसरा है विदाउट हिज कंसेंट, उसकी सहमति नहीं है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट that there is some stupefying substance added into his soft drink। पिला दिया उसको, उसकी सहमति थोड़ी दी थी, उसने तो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए दी थी, उसमें कोई जहरीला या नॉशियस पदार्थ कोई सब्सटेंस जो है वो ऐड कर दिया, ये उसकी विदाउट कंसेंट होगा। ठीक है, एक होता है अगेंस्ट हिज विल, विदाउट हिज कंसेंट, या विदाउट जो एक्चुअल टर्म यहां दे रखा है वो है विदाउट हिज नॉलेज। नॉलेज नहीं, और नॉलेज नहीं है का मतलब क्या है? कंसेंट थोड़ी दी। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसको पिलाया क्या जा रहा है, तो उसकी सहमति नहीं ली, तभी तो उसको पता नहीं है। अगर उसको पता है क्या पिलाया जा रहा है, तब तो उसने कंसेंट दी है ना वो चीज पीने के लिए। तो सेक्शन नंबर 23 सेज एक्ट बाय अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, अब यहां हमें ये देखना है कि वो क्या कैपेसिटी नहीं होल्ड कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द इंटॉक्सिकेशन। इट सेज नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by the reason of intoxication। सेक्शन नंबर 22 से एकदम सिमिलर है। 22 में हम इंटॉक्सिकेशन यहां रीजन डाल रहे थे, यहां पे इंटॉक्सिकेशन सॉरी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड डाल रहे थे, यहां पे इंटॉक्सिकेशन डाल दिया हमने। इनकेपेबल है, किस चीज के लिए इनकेपेबल है? नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट सेम एज इट इज। जो हमने 22 में पढ़ा था, 21 में पढ़ा था, वहां पर भी फर्स्ट पॉइंट नेचर ही था।
बस सेक्शन नंबर 21 में कॉन्सिक्वेंसेस था, सेक्शन नंबर 22 में क्या था? सेक्शन नंबर 22 में व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। सेम यहां पे दे रखा है। इंटॉक्सिकेशन में फिर से बोल रही हूं, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ग्राउंड्स सेम दे रखे हैं। नेचर ऑफ द एक्ट उसको नहीं पता है, या फिर दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। जो वो कर रहा है वो या तो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है या फिर उसके नॉलेज के या फिर रॉन्ग है, रॉन्ग टू द लॉ और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। ठीक है, लेकिन इसका एक पार्ट कहां छुपा है बेटा? इसका एक जो पार्ट है वो यहां छुपा है। ये जब इंटॉक्सिकेट हो रहा है, ये व्यक्ति को जब इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है, तब ये कतई जरूरी है कि वो पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेशन एडमिनिस्टर की गई है विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। उसकी जानकारी के बिना या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको यह चीज खिलाया पिलाया जा रहा है, तो वो आता है आपके इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अ पर्सन हु डज द एक्ट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल। जो भी पर्सन इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में कोई भी एक्ट करता है वो लायबल रहेगा, वो पर्टिकुलर पर्सन लायबल रहेगा एंड ही इज टू बी डेल्ट एज इफ ही हैड द नॉलेज, सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड ही नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। वो पर्टिकुलर पर्सन उसी तरीके से लायबल होगा जैसे कि उसने वो एक्ट उस वक्त किया था जब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था, अनलेस दैट मींस यहां पे तो लायबल होगा, लेकिन वो लायबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वो पर्टिकुलर चीज उसको उसके नॉलेज या उसके विल के, उसके नॉलेज के बिना या उसके विल के अगेंस्ट ना दे दी गई हो, तब तक वो यहां पर लायबल होने वाला है। लेकिन अगर ये पैराग्राफ आ गया, अगर उसके विल के अगेंस्ट या नॉलेज के बिना उसको दी गई, तब तो फिर यहां पर लायबल नहीं होगा। बोलो। और यही चीज जब यहां जुड़ती है बेटा, दैट मींस यहां पर वो पर्सन लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहां जब लायबिलिटी ठहरा रहे हैं तो यहां पे लायबल नहीं हो रहा ना। और ये चीज यहां पर भी तो बोली गई है दैट इज नॉट गोइंग टू बी लायबल। वो लायबल कब नहीं होगा? जब ये चीज उसको किसी और के द्वारा खिलाई पिलाई गई, उसने स्वयं नहीं खाई पी है। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा लैटिन मैक्सिम भी दे रखा है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। एंड अब चलेंगे हम कंसेंट एज अ डिफेंस पे। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। जनरली इसको लेके स्टूडेंट्स काफी डरते हैं कि मैम सेम लैंग्वेज ही तो लग रही है ना। बेटा नक्को, सेम लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर कितने सेक्शन दे रखे हैं आपको? 25, 26, 27, 28, 29, 30। मेजरली आपको 6 सेक्शन दे रखे हैं, बहुत प्यारे सेक्शन है। मैं कहूंगी कि सबसे पहले आपको कोई सेक्शन पढ़ने चाहिए तो 25 से लेकर 27 तक पढ़ने चाहिए। ये 3 सेक्शन आपको पहले पढ़ने चाहिए, 28, 29, 30 बाद में पढ़ लीजिए। एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है जैसा आपका आईपीसी में था, ठीक वैसे ही यहां पर दे रखा है बीएनएस में। वहां पर 87 से 92 था, वहां पर 87, 88, 89, 90, हाँ 6 हो गए, 92 तक दे रखा था। 93 टू 95 जो रिमेनिंग आपके डिफेंसेस है उसको भी हम लोग 2-3 मिनट में वाइट अप कर लेंगे। सेक्शन नंबर 25, 26, 27 दोनों में एक्ट कंसेंट के साथ है, और यहां पे लिखो विदाउट कंसेंट। तीनों सेक्शन में 25, 26 एंड 27 तीनों में कंसेंट है, लेकिन कंसेंट दी किस चीज के लिए है और कंसेंट दी किसने है, ये 2 फैक्टर्स जरूर ध्यान रखना है। 25 कहता है एक्ट नॉट इंटेंटेड, ना तो इंटेंशन है उस पर्टिकुलर एक्ट को करते वक्त, ना ही उस एक्ट को करते वक्त हमें नॉलेज है। टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन विद द कंसेंट। जहां पर्सन ने खुद हाँ की है कि आई एम गोइंग टू सफर दिस हार्म, ओके फाइन, आई कंसेंट टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, बट he did not hold that particular intention or did not had the knowledge to commit any grievous hurt or death to the person who has consented, तो फिर वो हमेशा इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन में आएगा। यहां पे लिख सकते हो स्टेडियम हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, प्लेयर्स लिख लो। अगर आप बेटा बरकतुल्ला खान स्टेडियम में जा रहे हो, वहां पता है कि रिंग मैच वगैरह जो कुछ भी हो रहा है, काफी तादाद में लोगों को वहां देखा गया था, मैं नहीं गई थी प्लीज। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि अब वहां पे इतने सारे प्लेयर्स बैठे हैं, और अगर मान लो पता है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा या धोनी सर अगर 6 लगा दें तो बेटा किसी को भी लग सकती है। एवरी पर्सन बाइंग द टिकट हैज असेंटेड, हैज कंसेंटेड टू दिस थिंग दैट व्हाटएवर हार्म मे कॉज टू अस, वी कंसेंट टू इट, वी एग्री टू इट। लेकिन जो प्लेयर है वो भी तो जानबूझ के थोड़ी ना मार रहा है, लेकिन उसको हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी है, वो पर्टिकुलर फील्ड ऐसा है कि वहां पे संभावित है कि ये चीज हो सकता है।
पर प्लेयर को ना तो नॉलेज है ना ही इंटेंशन है कि ऐसी चीज हम जानबूझ के करें जिसके लिए पर्टिकुलर कस्टमर ने या पर्टिकुलर ऑडियंस ने ऑलरेडी कंसेंट दे रखी है। तो उस मामले में किसी को लग जाती है, वो एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन में चला जाएगा। 26 कंसेंट यहां दे रखी है, सुनो यहां पे लिखो डॉक्टर्स। डॉक्टर को जाके कंसेंट दिया ना, ओके सर फाइन ऑपरेटेड, बट डॉक्टर को पता है कि शायद थोड़ी जो है इसमें चांसेस है कि डेंजरस हो सकता है, लाइफ का रिस्क है। अगर डॉक्टर ऐसी चीज बोलता है फिर भी पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट करता है, दैट ओके फाइन वी विल अंडरगो द रिस्क। बट कर क्यों रहा है ऑपरेशन? गुड फेथ में हो रहा है और उस पर्सन के बेनिफिट के लिए। पर्सन खुद कंसेंट दे रहा है, ओके सर चलिए ऑपरेशन कीजिए, निकालिए एक किडनी, जरूरत है हमको। देन एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, एक्ट कभी भी इस डेथ के इंटेंशन के साथ नहीं किया गया, बट एक्ट तब किया गया जब सामने वाले पर्सन ने कंसेंट दी, उसके गुड फेथ उसके लिए बेनिफिट में किया गया और गुड फेथ में वो एक्ट किया और उस दौरान कोई मृत्यु हो जाती है तो वो कभी भी आपके ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। और यही चीज आप देखेंगे कि इसीलिए वो लोग कंसेंट एग्रीमेंट फाइल करवाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं फैमिली मेंबर्स का, ठीक है। 27 इट सेज एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट। अब देखो कंसेंट तो यहां पर भी है, 27 में भी कंसेंट है, 26 वाली ही कंसेंट यहां है। ये देखो फॉर द बेनिफिट विद द कंसेंट, यहां पे भी गुड फेथ, यहां पे भी गुड फेथ। तो भाई फर्क किस चीज का है? फर्क यहां पे बेटा सिर्फ इतना है कि यहां पे गार्डियन कंसेंट देता है, कंसेंट उस पर्सन की नहीं ली जाती जिसके लिए गुड फेथ में बेनिफिट के लिए एक्ट किया जा रहा है, कंसेंट उसके गार्डियन की ली जाती है। बस इतना फर्क है, क्योंकि या तो वो वहां पे बेटा बच्चा है या फिर वो इनसेन पर्सन है, बस इतना सा फर्क है एंड नथिंग एल्स। इसके प्रोविजंस वगैरह जरूर पढ़ना, ठीक है। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन बाय कंसेंट ऑफ द गार्डियन। यहां कंसेंट गार्डियन की ली जा रही है, यहां पर 26 में उस पर्सन की खुद की कंसेंट ली जा रही है, इतना सा फर्क है। तो 25, 26, 27 वाइंड अप होता है। अब 28 की तरफ चलेंगे। 28 ये बोलता है कब एक कंसेंट इनवैलिड हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दीज सेक्शंस। एक कंसेंट इनवैलिड तब होगी जब पांचों में से कोई एक ग्राउंड है, अगर वो किसी पर्सन से फियर ऑफ इंजरी में ली गई। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूं कि ये जो है आपको विजिबल होगा, ठीक है, विजिबल है। तो बोलता है फियर ऑफ इंजरी है, अगर मिसकंसेप्शन है कोई फैक्ट्स का, दैट मींस यहां पे फैक्ट्स जो है छुपाए गए हैं, तथ्य छुपाए गए हैं, फैक्ट्स मैनिपुलेट करके बताए गए, फिर आपने किसी की कंसेंट लिए, अनसाउंड माइंड ने कोई कंसेंट दी है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने कंसेंट दी है गुड फेथ में अपने बेनिफिट के लिए, नो दैट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, या फिर अंडर द 12 इयर्स ऑफ एज के पर्सन ने कोई हार्म सफर करने के लिए कंसेंट दी है, वो कभी भी वैलिड कंसेंट नहीं होगी। इन सब के सब मामले बेटा, इनके मामले तो गार्डियंस की कंसेंट लेनी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में तो कंसेंट ही गलत है, एंड फियर ऑफ इंजरी के तहत लिए आदमी को डरा धमका के कंसेंट ली गई है, तो ये तो इनवैलिड हो गया ना। बोलो हाँ कि ना, बोलो जी हाँ कि ना, बराबर। चले आगे। तो ये ध्यान रखना 5 पॉइंटर्स बेटा, इतना भी मेंस में लिख के आओगे नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। पूरा के पूरा बैरेक छापने की आवश्यकता नहीं है, कीवर्ड छापने की आवश्यकता है, ओके। सेक्शन नंबर 29, 87, 88, 89 मतलब ये आईपीसी का है। आज का कौन सा सेक्शन है? 25, 26 एंड 27। तो 25, 26, 27 में मैम हमने जो भी कंसेंट दी है, क्या बोला? 25, 26, 27 में बेटा इन तीनों में हमने जो भी कंसेंट दी है वो कभी भी एक इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस पर अप्लाई नहीं होता है। ये क्या होता है? व्हाट आर इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस? बेटा कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि हमेशा ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएंगे, आपकी कंसेंट उनको वैलिड नहीं बनाती है। एग्जाम्पल, अबॉर्शन आफ्टर 26 वीक्स इज इलीगल, एब्सोल्युटली। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है, बिल्कुल। पब्लिक न्यूसेंस अनलॉफुल है, पनिशेबल है। मैं बोल दूं मेरे घर के साइड में पड़ोसी को चलो गाना बजाने दो 10 दिन से, रात भर तक बजाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कंसेंट टू दिस फैक्ट, बट व्हाट अबाउट द अदर्स? दूसरों के लिए तो न्यूसेंस है ना बेटा। एक पर्सन बोल सकता है माई लाइफ माई रूल्स,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, हम अलाउ करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, हमारा शरीर है, हम कहीं भी जाएं, हमको बेचे नहीं, अलाउड नहीं है ये। वो अपने आप में ऑफेंसेस है, वो इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस हैं। एक महिला नहीं बोल सकती आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, उसके बाद वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती, इवन इफ शी सेज इट वाज माय कंसेंट, इट वाज माय बेबी, नो, नॉट अलाउड। तो 29 यही कहना चाहता है, एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 87, 88, 89 दैट इज 25, 26 और 27 ऑफ बीएनएस डू नॉट एक्सटेंड, कहां अप्लाई नहीं करता, टू दोज एक्ट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस, जो अपने आप में अपराध है, उसको आपकी कंसेंट कभी भी लॉफुल एक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकती, वो हमेशा अपराध रहेगा, इवन इफ यू हैव कंसेंटेड, ये हमेशा ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा। क्या एक फीमेल बोल दे ओके गो फॉर फीमेल फीटिसाइड? Can a woman say that she is carrying a female in her womb, so let's go for female feticide? Not allowed, क्योंकि वो अपना आप में अपराध है, मां को भी जेल हो जाएगी वहां पर बेटा। तो खुद की कंसेंट देके अपना कोई अनलॉफुल एक्ट जो कि अपना आप में हर सूरत में ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, आप उसको किसी भी सूरत में वैलिड नहीं ठहरा सकते, यही कहना चाहता है सेक्शन नंबर 29। ओके, फिर आता है सेक्शन नंबर 30। यहां पर बिना कंसेंट के एक्ट किया गया है। 25, 26, 27 इसमें सब में कंसेंट है, बट बात करूं सेक्शन नंबर 30 की, बिना कंसेंट के किया जा रहा है। दो चीजें, गुड फेथ, बेनिफिट ऑफ द पर्सन। यहां पे भी गुड फेथ बेनिफिट ऑफ द पर्सन, यहां पे भी गुड फेथ बेनिफिट ऑफ द पर्सन, या पर्सन की खुद की कंसेंट या उसके गार्डियन की कंसेंट। यहां पे गुड फेथ नहीं है, ना तो गुड फेथ है ना ही बेनिफिट है, बट हार्म का रिस्क जरूर है यहां पर। एंड सेक्शन नंबर 30 में भी गुड फेथ है, बेनिफिट है, बट विदाउट कंसेंट। Act done in good faith for the benefit of the person, but without the consent. लिख लो यहाँ पे, एक्सीडेंट या इमरजेंसी का केस जो होता है ना, इसका क्लासिक इलस्ट्रेशन भी अच्छा सा दे रखा है। मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है बेटा जो कि सर्जन है, ही इज पासिंग बाय एंड उस वक्त ही फाइंड्स अ पर्टिकुलर पर्सन लाइंग ऑन द रोड हु हैज रिसेंटली मेट एन एक्सीडेंट, बहुत सारा ब्लीडिंग वगैरह देखा उसने, सो ही डिसाइडेड टू ट्रीट दैट पर्सन एंड ही टुक दैट पर्सन टू हिज क्लिनिक और हॉस्पिटल where he was treating and the person died. So जब उस पर्टिकुलर सर्जन ने उस व्यक्ति को उठाया, गुड फेथ में उठाया, उसके बेनिफिट के लिए वहां से वो उसको लेकर गया, इस पर्टिकुलर भाव के साथ कि हम उसको ट्रीट करेंगे और वो पर्टिकुलर पर्सन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एंड दैट इज योर सेक्शन नंबर 30। दैट इज योर सेक्शन नंबर 30। तो वो कभी भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में, एक्सेप्शन की कैटेगरी में हमेशा आएगा और कभी भी आपके ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करने वाला है, तो ये ध्यान रखना। तो आई होप ये एक जो विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट वहां ऊपर जरूर लिख लेना, विदाउट कंसेंट वाला बॉक्स जो है वो छूट गया, वो जरूर लिखना। ये विदाउट कंसेंट से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 30 का, 25, 26 एंड 27 का। ओके, चले आगे। सो ये सारे सेगमेंट दे रखे। 25 में वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरी आ सकता है, ये देखो, ये लीगल मैक्सिमम एकदम बराबर सेक्शन नंबर 25 पे बैठता है, जो बोलता है वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया, व्हिच मींस द पर्सन हु कंसेंट्स हिमसेल्फ सफर्स नो हार्म। आपने खुद ने अपनी कंसेंट दी ना मैदान में आकर मैच देखने को, आप कोई हार्म सफर नहीं करते हो। ये देखो इलस्ट्रेशन दे रखा है, ए एंड जेड एग्रीज टू फेंस विद ईच अदर, कुश्ती वगैरह करने के लिए दोनों ने एग्री किया, और दोनों बेटा अगर विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट या क्रिमिनल नॉलेज के साथ वो पर्टिकुलर एक्ट करते हैं तब तो वो ऑफेंस नहीं, और उसमें गलती से लग जाए तब तो वो ऑफेंस नहीं, लेकिन जानबूझ के उसका पैर या हाथ ऐसे मरोड़ा या कान ऐसे मरोड़ा कि आज तो इसकी जीवन लीला ही खत्म कर दूं मैं, फिर वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। अभी कौन प्रूफ करेगा इंटेंशन? जाहिर सी बात है पार्टीज प्रूफ करेगी कि सर नहीं मारते वक्त अब इसने क्रिमिनल इंटेंट फॉर्म कर लिया था, उस वक्त कोई पुरानी रंजिश इस कुश्ती के आड़ में वो सेटिस्फाई करना चाह रहा था। सो A and Z agrees to fence with each other for amusement. This agreement implies to the consent of each other to suffer any harm which in course of fencing, वो fencing के वक्त may be caused without foul play. And if A while playing fairly, अगर वो fairly play करता, fairly का मतलब क्या? Absence of criminal intent and absence of criminal knowledge, hurts Z, A commits no offense. फिर वो डिफेंस की कैटेगरी में यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे आपको चीजें दे रखी है। ये देखो इसके एग्जांपल सेक्शन नंबर 29 के, जो मैंने बोला जो ऑफेंसेस अपने आप में इंडिपेंडेंटली ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है वो कभी भी किसमें नहीं जाएगा, वो कभी भी जो इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है वो कभी भी आपके उस पर्टिकुलर एक्ट को वैलिड नहीं ठहरा देता है, या पर्सन को यहां पर कंसेंट में डिफेंस नहीं मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? कॉजिंग मिसकैरेज, पब्लिक न्यूसेंस, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन एंड किडनैपिंग ऑल्सो। 16 साल की बच्ची बोल दे ठीक है हम तुम्हारे संग भागेंगे, हम तुम्हारे संग जाएंगे,
नहीं, उसकी कंसेंट मैटर ही नहीं करती है, वो ऑफेंस हमेशा ऑफेंस की कैटेगरी में रहेगा, वहां पर पेरेंट्स की कंसेंट लेना जरूरी बनेगा। इसीलिए बेटा किसी भी माइनर के साथ जा रहे हो प्लीज पूछ लो, समझ लो अच्छे से, वो झूठ भी बोल दे अपनी एज तो भी यू हैव टू इंश्योर दैट द पर्सन इज नॉट बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब दोनों के मामले में, लड़का लड़की दोनों के मामले में इट इज 18 ईयर्स नाउ। पहले लड़कों के मामले में इट यूज्ड टू बी below 16 years and females के मामले में it used to be below 18 years, but this is not the case now. Age पूरा दोनों के लिए same हो चुका है। Consent cannot legalize these above mentioned acts. Why? Because they are independent offenses, अपने आप में अपराध हैं। ठीक है, चलें आगे। Act done in good faith. Okay. Other defenses जो बहुत ही चुटर पुटर offenses हैं, चुटर पुटर नहीं है, सेक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चुटर पुटर एक एक लाइन के हैं, जस्ट एक एक लाइन में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही फेवरेट सेक्शन आपके सेक्शन नंबर 31, 32, 33, जो कि पहले कहाँ हुआ करता था, सेक्शन नंबर 93, 94 एंड 95। बराबर। क्या बोलता है 31? कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। गुड फेथ पे अगर कम्युनिकेशन किया है बिना इस इंटेंशन के कि उसको सफर हो जाए कोई हार्म, या उसको डेथ हो जाए, या नर्वस शॉक वगैरह लग जाए, तो गुड फेथ में कम्युनिकेट किया ना। अब बेटा किसी ने गुड फेथ में आके आपको बता दिया, मैसेज कर दिया, आरजीएस मेंस का रिजल्ट आउट हो गया, बहन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए मान लो, तो बेटा वो नहीं बोल सकता कि मेरे अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है या इस पर्सन ने मुझे जानबूझ के ऐसा अपराध कमिट किया। नहीं, गुड फेथ में क्या है कि भाई संभल जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आगे अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, कोई ये कम्युनिकेट कर दे कि अरे भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तुम डर जाओ, तो कम्युनिकेशन आपके गुड फेथ के लिए क्या ना, मतलब अपने गुड फेथ में क्या है, आपके अच्छे के लिए क्या है कि भाई संभल जाओ। ओके, साथ सेक्शन नंबर 31, 32 एक्ट कंपेल्ड बाय थ्रेट, इसके एक्सेप्शन जरूर याद रखना है। और आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये वाले ऑफेंस का सेक्शन जरूर बताएंगे। ठीक है, इट सेज अगर आपने किसी को थ्रेट किया, डराया धमकाया, डरा धमका कर किसी से कोई अपराध करवाया, डरा धमका कर अगर हमने किसी से ऑफेंस करवाया बेटा, तो वो किस में नहीं आएगा, वो आपके डिफेंसेस में आएगा। मुझे कोई डरा धमका के कोई भी काम करे बेटा, मैं तो इस एक्सेप्शन का डिफेंस लूंगी, सर डराया धमकाया, सर धमकी दिया, बट दो एक्सेप्शन है इसके। डरा धमका कर मर्डर करवा दिया ऑफेंडर से, ऑफेंडर ये एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता, ही विल बी लाइबल। लाइबिलिटी बेटा उसकी यहां पे बनेगी मर्डर के लिए या ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। कौन कौन से बीएनएस में वो ऑफेंस हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट किए जा रहे हैं एंड दे आर पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस। कैपिटल सेंटेंस जहां दी जाती है वो सेक्शन आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में क्लास के, कौन कौन सा वो पर्टिकुलर सेक्शन है। तो एक तो मर्डर और दूसरा ये वाला ऑफेंस अगर कर दिया तो नो एक्सेप्शन, क्योंकि इनको बहुत सिवियर कैटेगरी का ऑफेंस माना गया जिसमें कंसेंट या थ्रेट, नॉट कंसेंट बट थ्रेट कभी भी डिफेंस का काम नहीं करेगी। सोचना समझना चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान ले लियो तुम, नॉट अलाउड। ठीक है, एंड लास्ट इज सेक्शन नंबर 33 दैट इज कॉजिंग स्लाइट हार्म। तुच्छ क्या है? तुच्छ अपराध है, बहुत ही छोटा सा है, इतना छोटा कि कोई भी ऑर्डिनरी टेम्पर का पर्सन ऐसे चीजों की शिकायत नहीं करता। जब हम लोग स्कूल में हुआ करते ना, सर इसने कंपास मार दिया मुझे, सर इसने मेरी चोटी खींच ली, सर मेरी वाटर बॉटल से पानी पी गया, सर मेरी शर्ट पर इंक फेंक दी इसने, मेरा पेन यूज कर लिया इसने, मेरी नोटबुक में से एक पिंच पेज ना, बीच वाला मिडिल पेज ये निकाल के सर टेस्ट दे दिया इसके ऊपर, आई वॉन्ट टू गो टू द कोर्ट, नॉट अलाउड बिकॉज दे आर स्लाइट हार्म, दे आर ऑल्सो कॉज आर ट्रिफलिंग हार्म्स, जिसका कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता बेटा, क्योंकि कोर्ट के पास बहुत समय है और कोर्ट और जुडिशरी अपना समय अहम मुद्दों पर लगाना चाहती है। ऐसे तो कोई भी बेटा आ जाएगा छोटे छोटे मुद्दे लेकर एंड कोर्ट ओवरबर्डन हो जाएगी। और इन चीजों की वजह से, इस चीज को रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी लड़ाइयों को बड़ा बड़ा होने से कोर्ट बचाता है। राई का पहाड़ नहीं बनने देना ही इस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 33 का ऑब्जेक्टिव है, जो पहले 95 ऑफ बीएनएस में हुआ करता था। इट सेज डी मिनिमिस क्यूरेट लेक्स, डी मिनिमिस क्यूरेट लेक्स, दैट मींस द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज ट्राइफल्स। ट्राइफल्स मतलब तुच्छ चीजों को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कुछ मामला है, बड़ा मामला होना चाहिए। ठीक है, अब ये फैक्ट टू फैक्ट भी डिपेंड करेगा बेटा, फैक्ट टू फैक्ट भी डिपेंड करेगा। हो सकता है ऑफेंडर कहे कि नहीं नहीं सर छोटा सा तो ही हार्म था, लेकिन विक्टिम के लिए हो सकता है वो बहुत बड़ी चीज हो। विक्टिम के लिए हो सकता है कि उसको उससे सॉरी मेंटल टॉर्चर वगैरह हुआ हो,
तो डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या कोई चीज वाकई आपके ट्रिफलिंग हार्म्स में आती है या नहीं आती है। ठीक है, यस, सो ये सब कुछ आज हमने क्लास में पढ़ा था, और मेजरली जो आज हमने क्लास में पढ़ा है वो क्या चीज थी, वो थी हमारी प्राइवेट डिफेंसेस के अलावा जितने भी हमारे जनरल एक्सेप्शंस में सेगमेंट फॉल करता है उसको हमने कवर किया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और क्या क्या सेक्शन क्या क्या एक्सप्लेन करता है। नो डाउट हम लोग वन शॉट तो जरूर लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसमें जो इन डेप्थ हमने आराम से चीजें डिस्कस की है उसको उसी प्रकार से बनाते जाओ। एंड इफ यू जेन्युइनली फील कि हमें चार्ट्स वाले भी नोट्स बनाने चाहिए तो आराम से बनाओ। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी बता दिया था, और मैं फिर से बताना चाहूंगी बेटा कि इन सारे सेशंस की पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। इन सारे सेशंस की पीडीएफ आप PW ऐप पर जाकर ले सकते हैं। PW ऐप पर जाएंगे आपको ये बैच वहां इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। उस पर्टिकुलर PW ऐप में जाकर आपको जुडिशरी का सेगमेंट चूज करना है। आफ्टर चूजिंग द सेगमेंट यू कैन सी दिस पर्टिकुलर बैच, यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ। एनरोलमेंट इज कंप्लीटली फ्री, no charge will be deducted, and in case you have any doubt or any inquiry regarding the any other batches you can connect with the team, you can even connect with me through the telegram पे आप सर्च कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, PW टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इन सारे क्लासेस की आने वाले समय में नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और इस पर्टिकुलर ऐप पर जाकर ये बैच एनरोल करने से आपको मिलेगा क्या, यहां पर इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ आप एक्सेस तब तक कर पाएंगे जब तक बैच का वैलिडिटी पीरियड वहां मेंशन कर रखा है। एक बार बैच का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड दी पीडीएफ्स। तो समय रहते आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद किसी भी पर्सन को चाहिए तो फिर क्लास में जो लिखाया गया उसको देख के फिर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको फिर देखने के बाद ही आप आराम से नोट्स बना पाएंगे। और मेरा फिर भी निवेदन है कि चाहे नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाए, कितने भी अच्छे मिल जाए, सेल्फ मेड नोट्स इज द ओनली की टू योर सक्सेस, बिकॉज यू नो व्हाट यू हैव मेड, यू नो हाउ यू हैव डिजाइन थिंग्स। तो प्लीज इंश्योर कि आप जो है समय पर अपनी जितने भी नोट्स हैं उनको बनाते रहें और किसी भी प्रकार का डिले जो है वो ना करें। ठीक है, so yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.